हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का विषय रहेगा कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़। और ये जामुन का पेड़ जो लेसन है ये आपके नेट यूनिट 10 में भी है और आपके पीजीटी आरो भागवन यानी 11वीं की जो आपकी पुस्तक है आरो भागवन उसमें भी है। तो दोनों ही पीजीटी के भी लिए महत्वपूर्ण है, नेट के लिए भी महत्वपूर्ण है और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। बार बार नहीं बोलूँगी, अभी 1 मिनट का समय लूँगी। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं पीजीटी का, टीजीटी का, तो मात्र और मात्र 999 रुपये में दिया जा रहा है। बाद में वैकेंसी आने पर MRS NVS की ये रेट बढ़ जाएगा, आप बिल्कुल सस्ता ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप नेट JRF और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी लिखित पेपर और OMR बेस पेपर दोनों के लिए 1499 रुपये का बैच है। अगर आप TGT से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक लेना चाहते हैं तो 2000 रुपये का, यानी अच्छा आप TGT से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की तैयारी कर लेना, 2000 रुपये का बैच है तो ले सकते हैं अलग अलग। और अधिक जानकारी के लिए आप 90 68 68 49 54 पर मैसेज कर सकते हैं। तो अभी शुरुआत करते हैं। कृष्णचंद्र इसके लेखक है, जामुन का पेड़ पाठ है। और इस पाठ के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। इस पाठ के माध्यम से यानी इस कहानी के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि जो समाज यानी जो सरकारी हमारे कार्य होते हैं, यानी जो दफ्तर के कार्य होते हैं सरकारी, वो कितनी धीमी गति से चलते हैं। मतलब अगर वो कार्य हो भी गया ना तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। तो ये कहानी हास्य और व्यंग्य, अगर आप ये कहानी पढ़ोगे तो आपको हंसी भी आएगी, हास्य मतलब हंसी भी आएगी, और व्यंग्य व्यंग्य मतलब कटाक्ष किया गया। मतलब हंसते हंसते आपको ये लगेगा कि इतनी बुराई है ये जो सरकारी कार्यालय। भाई देखो, अभी तो कुछ सुधार हुआ है, जब से इंटरनेट का दौर आया है तभी तो काफ़ी सुधार हुआ है। लेकिन इससे पहले लगभग ये 1960 के आसपास लिखी गई थी। तो उस समय क्या होता था, उस समय ये होता था कि ऑफलाइन काम होता था हमारा, यानी फाइलों में कार्य होता था, तो फाइलें दबकर रह जाती थी। उस समय इंटरनेट का इतना दौर नहीं था जैसे आज के ज़माने में यूट्यूब है, फेसबुक है, ईमेल है, बहुत सारी जीमेल आईडी वगैरह बहुत कुछ है जो हम ऑफिस का कार्य कर सकते हैं। लेकिन उस समय इतना ऑनलाइन का दौर नहीं था। तो उस समय क्या है, बहुत से जो अगर कोई योजनाएं भी होती थी ना तो क्या है, जो सही जिसके जो योग्य थे उन तक पहुंचती ही नहीं थी, यही खा जाते थे जो ऑफिसर होते थे। तो जैसे जैसे अभी इतना लंबा हम नहीं खींचेंगे, जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे जानकारी होती चली जाएगी। तो कहानी को पढ़ने से पहले हम कृष्णचंद्र के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 1914 में पंजाब के वजीराबाद नामक गांव में हुआ था। यानी 1914 में इनका जन्म हुआ था और पंजाब में हुआ था। उर्दू यानी उर्दू कथाकार थे, यानी उर्दू के ये कहानीकार थे। कथाकार कह लीजिए, कहानीकार एक ही बात है। कृष्णचंद्र प्रगतिशील लेखक संघ से गहरा संबंध था। अब हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव पेपर में ये आ जाए, ये प्रयोगवादी थे, प्रगतिवादी थे, छायावादी थे, ये ऐसे ऑप्शन में आ जाए तो याद रखेंगे ये प्रगतिशील लेखक संघ से इनका गहरा संबंध था। कृष्णचंद्र ने इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं, कहानी भी लिखी है, रिपोर्टाज और लेख बहुत से लिखे हैं। इनकी पहचान कहानी का रूप में, यानी कहने का प्राय वैसे तो इन्होंने हर विधा पर लेखनी चलाई है, लेकिन इनको प्रसिद्धि किससे मिली, कहानीकार के रूप में। कहानियों से इन्होंने प्रसिद्धि मिली। और ये प्रेमचंद के बाद में इनका भाई दूसरा स्थान आता है। जैसे प्रेमचंद की और इनकी कहानियाँ आपस में मिलती जुलती है। जैसे प्रेमचंद ने भी सामाजिक समस्याओं को उठाया है, उनकी कहानी यथार्थवादी और आदर्शवादी दोनों है। उसी प्रकार कृष्णचंद्र की भी कहानियाँ हैं। ठीक है, अब इनकी कहानियों के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में देखेंगे। माँ लक्ष्मी का पुल,
आईने के सामने आदि इनकी मशहूर कहानियाँ है। अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने, ये किसकी कहानियाँ हैं? तो ये कृष्णचंद्र की कहानियाँ हैं। और वैसे ये भी प्रश्न बनता है, ये कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, तो ये भी आपको याद रखना है। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने, ये क्या है? कहानियाँ हैं। और किसकी है? कृष्णचंद्र की है। इनकी प्रमुख कहानियाँ देखेंगे, अब इनकी प्रमुख रचनाएं देखेंगे। एक गिरजा एक खंदक, प्रमुख रचनाएं, गिरजा एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली कहानी संग्रह, ये पेड़ का नाम है यूकेलिप्टस। कहानी संग्रह, कहानी संग्रह मतलब कहानी संग्रह का मतलब होता है जिसमें एक से ज़्यादा कहानियाँ संकलित हो, यानी एक से ज़्यादा कहानियाँ इकट्ठी की गई हो। तो यूकेलिप्टस में क्या है? ये कहानी संग्रह, इसमें कहानियाँ इकट्ठी की गई हैं। शिक्षत जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा। अब देखो, ये आपने ये पढ़ा, एक गधे की आत्मकथा। इस कहानी को, यानी इस रचना को पढ़ते ही लग रहा है, इसके शीर्षक को पढ़ते ही लग रहा है हाँ भाई इसमें क्या व्यंग्य छुपा हुआ, यानी व्यंग्य के माध्यम से समाज को जागरूक किया गया, समाज की समस्याओं को उठाया गया। अन्नदाता, अन्नदाता, अन्नदाता मतलब कि जैसे किसान है जो अन्न को उगाने वाला है। हम वैसी हैं जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन समुद्र के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे। अब यहाँ देखेंगे मेरी यादों के किनारे क्या है? उपन्यास है, मेरी यादों के किनारे। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशील के बहुचर्चित रही है, यानी कि ये उर्दू कहानी लिखने में काफ़ी प्रसिद्ध रहे। एक बार फिर से रिवीजन कर देती हूँ, देखिए। आईने, महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने क्या है? मशहूर कहानियाँ। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने, आईने मतलब शीशे, शीशा। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने, मशहूर कहानी। इनकी प्रमुख रचनाएं एक गिरजा एक खंदक, यूकेलिप्टस की कहानी संग्रह, शिकस्त जरगांव की रानी, सड़क वापस जाते हैं, आसमान रोशन है, गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वैसी हैं जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन, समुद्र के किनारे, कागज की नाम, मेरी यादों के किनारे, उपन्यास और आदि हैं। एक देख, मैं हमेशा, देखो भैया, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब ज़रूरी नहीं कि आप मेरी जो ये वीडियो है, ज़रूरी नहीं कि आप है ना, जैसे कुछ गृहिणियाँ होती हैं या भाई ऐसे भी और भी साथी हैं जो प्राइवेट जॉब करते, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी ज़रूरी नहीं कि आप स्पेशल बैठ के वीडियो देखो। आप खाना बनाते हुए देख सकते हो, सुन सकते हो, ठीक है, खाना बनाते या कोई और काम कर रहे हो, जैसे कि कोई भी आप काम करते कि जैसे घर का कार्य, खाना बना रही हो या और कोई सब्जी काट रही हो, ऐसे सुन लिया करो तो भी आपको याद हो जाए। क्योंकि मैं हर चीज़ को 2-3 बार रिवीजन इसलिए करती हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छी प्रकार से सेट हो जाए, बैठ जाए, ठीक है। जामुन का पेड़, कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। अब क्या है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा? जामुन का पेड़ हास्य व्यंग्य कथा है, सामाजिक समस्याओं वाली कथा है, या क्या है, या ये भी हो सकता है जैसे कि दहेज प्रथा को उठाया गया है, या पेड़ों, ये भी आ सकता है कि पेड़ों की समस्या भी क्या है, कुछ भी दे सकता है ऑप्शन में जो गलत हो, पेड़ों की समस्या। अब जामुन का पेड़ जिसने पढ़ा है तो उसको वो तो पता भी हास्य व्यंग्य। अब ये दे दिया जाए कि पेड़ों की समस्या को उठाया गया है या पेड़ के बारे में बताएगा, तो आप तो जिसने नहीं पढ़ा वो तो यही करेगा, भाई जामुन का पेड़ है तो प्रकृति के बारे में या प्रकृति के बारे में बताया गया, तो वो सोचेगा भी प्रकृति के बारे में बताया होगा जिसने नहीं पढ़ा। लेकिन जब जिसने पढ़ा है या पढ़ा नहीं है तो सुना भी है, तो इतना तो जरूर याद रह जाएगा कि हास्य है और व्यंग्य, ने हंसी हंसी में व्यंग्य कसा गया। प्रस्तुत पाठ हंसते हंसते हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाए जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यपद है। इस कथा व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष हमारे सामने आता है। मतलब कहने का अभिप्राय है, इस कहानी को आप पढ़ोगे ना तो हंसते हंसते तो आप लोटपोट हो जाओगे, लेकिन अगर गहराई से आप देखोगे तो संवेदन शून्य, यानी कि आप संवेदन शून्य होने का मतलब होता है कि आप हतप्रभ होना, यानी कि न हिलना न डुलना, ये इतनी हैरानी वाली बात होना, ठीक है, हैरानी वाले अमानवीय यानी मानवता को परे करके,
ये नहीं, अगर इसमें दिखाया गया कि किस प्रकार एक सरकारी ऑफिसर, एक सरकारी जो कार्यालय होते हैं उसमें मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है, इंसानियत की नाम की कोई चीज़ है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ किससे, अपने निजी स्वार्थों से मतलब है, यानी अपनी नौकरी से मतलब है, और किसी कोई लेना देना नहीं है। और ये इतना मतलब कि पदानुक्रम, ये नहीं, इनका एक दौर जैसे क्रम से जाता है ना, पहले उस ऑफिसर के पास, फिर उस ऑफिसर के पास, फिर उस कार्यालय में, फिर उस ऑफिस में, तो ऐसे जाते जाते क्या होता है कि इंसान की जान चली जाती है, परंतु इनकी कागज कार्रवाई पूरी नहीं होती है। और ये मतलब अब तो बहुत फर्क आ चुका, अब भी होता तो अभी भी धीरे है, लेकिन पहले की तुलना में देखा जाए ना, जैसे कि किसी का केस होता था, तो अब भी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि मैं समय इसलिए उदाहरण देना चाहूँगी, मैं नहीं चाहती आपका एक सेकंड भी खराब हो, ठीक है। मैं पता है आपके ऊपर कितना दबाव परीक्षा का, मैं एक सेकंड का भी आपका समय निरर्थक नहीं जाने दूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। ये कि मतलब मैंने अभी 2-3 दिन पहले पढ़ा था कि 32 साल के बाद 6 ऐसे थे, नाम मुझे याद नहीं, नाम लिखने भी क्या है, बस ऐसे थे, समाज में इतने दरिंदे हैं। मतलब स्कूली जो छात्राएं हैं, 5 जैसे स्कूल जाना शुरुआत करती 6 साल से लेकर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 साल के, और उन्होंने क्या गैंग रेप किया था उन बच्चियों के साथ, और 32 साल के बाद सज़ा आई है। तब उनकी उम्र मान लीजिए 30-32 थी या 25 थी, तो वो तो अपनी ज़िंदगी जी चुकी हैं। अब 32 साल के बाद फिर वो क्या सज़ा हुई है, उम्र कैद। अभी भाई उन्होंने तो अपना, अब उनकी उम्र कितनी कम से कम ये 50-60 के बीच में उनकी उम्र हो चुकी है, वो तो अपनी ज़िंदगी जी चुकी हैं, और वो बच्चों के बेचारे की जान चली गई, और जो भी मतलब कि उन्होंने भुगता अपनी ज़िंदगी में, तो ऐसी सज़ा का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो उसी प्रकार चाहे सज़ा लगा लीजिए, आप क्या न्याय के तौर पे लगा लीजिए, या फिर किसी नौकरी के तौर पर, मतलब कि जब हमारा जो कानून है वो इतना लचीला है, और इतना लचीला मतलब इतना धीरे चलता है कि उस न्याय का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो उसी प्रकार हमारे सरकारी कार्यालयों में भी होता है। अब मुख्य बिंदु हम पढ़ेंगे, अगर आप ये लिख रहे हो तो भी मैं आपको बताऊंगी। जामुन का पेड़ क्या है, ये कहानी है, हो सकता है ये आ जाए। जामुन का पेड़ कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, एक कविता है, क्या है, तो जामुन का पेड़ कहानी है, याद रखेंगे। रचना काल मतलब इसकी जो रचना की थी 1960 ईस्वी में की गई थी, तो 1960 के आसपास तो बहुत कार्य भी सारी फाइलों में कार्य होते थे, उस समय इंटरनेट का दौर इतना था नहीं। ये हास्य व्यंग्य शैली में सामाजिक समस्या प्रधान प्रतीकात्मक कहानी है, यानी प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया, यानी प्रतीकों के माध्यम, जैसे कि जामुन का पेड़ है, अगर जामुन का पेड़ अगर हम इसको देखें तो सीधा है, जामुन का पेड़ गिर गया, और उसे एक मनुष्य यानी एक आदमी, चाहे आप इसको कवि कह लीजिए, कवि उसमें कवि तो कभी इंसान तो इंसान होता है, चाहे वो कवि है, चाहे वो जज है, चाहे वो टीचर है, कोई भी, चाहे डॉक्टर है, इंसान की जान सभी की कीमती होती है, तो उसके नीचे दब जाता है। तो ये तो एक सीधी सी है, लेकिन अगर इसमें प्रतीक यानी गूढ़ अर्थ देखा जाए, इसका गहराई से अर्थ देखा जाए, तो हमारे सरकारी कार्यों पर कटाक्ष किया गया है कि इतनी फाइलों पर फाइलें, इतना समय लग जाता है कि फिर उसको लाभ, जिसको उस लाभ की आवश्यकता होती है उस तक पहुंच ही नहीं पाता है, ठीक है। रचनाकार है कृष्णचंद्र, प्रगतिशील कहानीकार, ये मैं बता चुकी। जन्म 1914, वजीराबाद गुजरावाला पाकिस्तान, जो कि अब क्या है पाकिस्तान, पहले नहीं था, अब है पाकिस्तान में, पहले किस में था, पंजाब में था। 1977 में इनका निधन हो जाता है। वर्णवी से देखेंगे फिर। इस कहानी में जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए शायर कवि के माध्यम से सरकारी कार्यालयों में व्यापक लेट लतीफ काम को एक दूसरे पर टालने, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, न्यायालय में होने वाली देरी आदि प्रवृत्तियों पर व्यंग्य किया गया है। तो ये आप जरूर याद रखेंगे कि इसका विषय यानी मूल निचोड़ इस कहानी का ये है। इस कहानी में जामुन के पेड़ के नीचे दबे कवि के माध्यम से सरकारी कार्यालयों में व्यापक लेट यानी इतनी देरी हो जाती है काम को एक दूसरे पर टालने। भाई इसमें दिखाया गया है कि कृषि विभाग करेगा, फिर क्या है उसका बागवानी विभाग करेगा, फिर ये वो कहेगा कि जो सांस्कृतिक विभाग करेगा, फिर ये प्रधानमंत्री, ये मतलब इतना दौर लंबा आता, आगे आगे पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। भ्रष्टाचार है मतलब रिश्वतखोरी है। लाल फीताशाही मतलब कि ये कि सिर्फ फाइलों में फाइलें दबकी रह जाती हैं। न्यायालय में होने वाली देरी के माध्यम से यानी इस कहानी के माध्यम से इन प्रवृत्तियों और इन व्यंग्यों पर कटाक्ष किया गया। कहानी के पात्र देखेंगे, कहानी के पात्र है, इसमें मूल जो पात्र है जिस पर ये पूरी कहानी टिकी है,
शायर कवि उपनाम इनका क्या है? ओस, जो पेड़ के नीचे दब गया, यानी जामुन के पेड़ के नीचे दब गया है। अप्रकाशित रचना ओस के फूल, यानी इन्होंने जो लिखी है, देखो इसने लिखी है, ये नहीं कृष्णचंद्र ने लिखी है, ये जो पेड़ के नीचे दबा है ना उसने लिखी है। ये ओस के फूल गद्य संग्रह, ओस के फूल क्या है? गद्य संग्रह। अन्य देखो, अन्य जो है पात्र वो देखेंगे, माली है, चपरासी है, कलरक है, अंडर सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी, पिटोनिया राज्य का प्रधानमंत्री। इसने 10 साल पहले जामुन का पेड़ लगाया था। देश के प्रधानमंत्री प्लास्टिक सर्जन यानी डॉक्टर आदि हैं, ठीक है। माली, चपरासी, कलरक ये दिखाया गया है। आगे देखेंगे, मरते समय शायर कवि का कथन। ये कथन आप जरूर याद रखेंगे, मैं हर बार बोलती हूँ कि कथन आप जरूर रखेंगे याद, कथन बहुत आते हैं, ठीक है। और उसने मिर्जा गालिब का निम्न लिखित शेर सुनाया था, या तो माना कि दगा फूल। देखो ये बताएं, मिर्जा मतलब कि इसमें ओस है, जो कवि ओस है उसने एक शेर सुनाया था जब उसकी जान जा रही थी, यानी वो अंतिम सांस ले रहा था उस समय। उसने मिर्जा गालिब का निम्न लिखित शेर सुनाया था। या नहीं आएगा भाई, ये कुछ व्याकरणिक अशुद्धि है, ये कर लेना, ठीक है। ये या, क्योंकि या तो अथवा हो जाता है, तो ये अथवा यहाँ नहीं है, तो ये आएगा। ये तो माना कि दगा फूल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो ये लाइनें याद रखोगे, ये तो माना कि दगा फूल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। और ये किसका शेर है? मिर्जा गालिब का। किसने सुनाया था? कवि ओस ने सुनाया था, जो कि पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति है। जामुन के पेड़ की कथा की समीक्षा। अब याद रखेंगे, देखो अगर ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है तो भी हो सकता है कि इसकी गहराई से पूछ लिया जाए, लेकिन सब्जेक्टिव है तो ये पीजीटी के लिए भी आप लिखोगे, और इसके साथ आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में भी लिखोगे। तो आप इसको ध्यानपूर्वक सुने, ठीक है, क्योंकि 300 शब्दों में ये शब्दों में लिखना आएगा। अब हो सकता है कि पीजीटी में 250 का भी आ जाए, ये अलग बात है, लेकिन जहाँ तक बात करती हूँ नेट में तो नहीं आएगा, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में 300 शब्दों के लगभग कितना भी आ जाए। हम तो क्या 250 का आएगा, थोड़े कम कर देंगे, 300 थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए, तो इस बात को ध्यान से सुने। इस कथा का माध्यम लेखक ने हमारे देश में नौकरशाही की व्यवस्था पर चोट की है। अब ये नौकरशाही क्या चीज़ है? नौकरशाही मतलब कि जो सरकारी कार्यालयों में काम करते हैं, चाहे वो क्लर्क है, चाहे वो सेक्रेटरी है, चाहे वो डिप्टी सेक्रेटरी है, कोई भी है, चाहे वकील है, डॉक्टर है, कोई भी है, उसमें सारे आ जाएंगे जो सरकारी कार्यालय में काम करते हैं। ये कहानी इस तथ्य को दर्शाती है कि कैसे एक छोटे से छोटे काम के लिए, यानी एक छोटे से छोटे काम के लिए हम दफ्तर से दफ्तर, डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट घूमते रहते और फिर भी हमारा काम होने की उम्मीद नहीं होती। मतलब ये है कि एक छोटी सी छोटी, यानी एक छोटा से छोटा काम, पहले उस दफ्तर में फिर दूसरे दफ्तर में, ये प्रक्रिया हमारी फाइलें घूमती रहती है, या उस डिपार्टमेंट में दूसरे डिपार्टमेंट में, मतलब फिर काम होने की उम्मीद भी नहीं रहती है। और उम्मीद अगर हो भी जाता है तो फिर उसका कोई महत्व ही, यानी समय पर काम नहीं हुआ तो उसका महत्व ही समाप्त हो जाएगा। कथा अनुसार एक रात, अभी कहानी की शुरुआत होती है, ठीक है। अब ये तो हम पढ़ रहे थे, कहानी का मतलब कि एक भूमिका की तरह पढ़ रहे थे, उस कहानी में दिया क्या है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि कहानी का मूल तथ्य क्या है, शुरुआत किस तरह हुई है, ठीक है। कथा अनुसार एक रात बहुत जोर से आंधी आई, यानी एक रात बहुत जोर से आंधी आई। सेक्रेटरीट के लॉन में एक जामुन का, ये प्रश्न आ सकता है और आया भी है पीजीटी में कि जामुन का पेड़ कहाँ लगा हुआ था, तो याद रखेंगे सेक्रेटरीट के लॉन में जामुन का पेड़ लगा हुआ था। मतलब ये एक बार एक ऑप्शन ये भी आया था, पिछली बार आया था कि ये झक्कड़ था या आंधी थी, तो हालांकि यहाँ आंधी थी, लेकिन यार देखो यहाँ जोर से आंधी, तो जोर से आंधी का मतलब तो झक्कड़ वाली, यानी कि बहुत जोर से आंधी, तो उसे झक्कड़ बोलते हैं। तो यहाँ अगर सिर्फ आंधी आई तो आप नहीं करोगे, जोर से आंधी या झक्कड़ इस तरह होगा, तो ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। मतलब वो नहीं, एक तरफ से तूफान वाला, जैसे पूरे पेड़ आपने देखो, कई बार पेड़ नीचे नीचे जाते हैं फिर ऊपर आते हैं, और
जैसे आंधी होती है ना, थोड़ी सी तेज हवा हो जाती है, बस इतना ही। लेकिन जब जोरदार आंधी चलती है, नहीं तूफान का रूप ले लेती है, तो क्या है, पेड़ गिरने शुरू हो जाते हैं। पेड़ उस आंधी से गिरा, उसके नीचे एक आदमी दब गया। एक आदमी अभी सेक्रेटरीट कॉलोनी में जामुन का पेड़ लगा हुआ था, आंधी आई जोर से, तो क्या एक आदमी दब गया और वो पेड़ उसके ऊपर गिर गया, आदमी नीचे दब गया। ठीक है, यहाँ तक कितनी बात थी। आगे बढ़ते हैं। माली ने सवेरे जब ये देखा तो दौड़ा कलरक के पास गया। अब ये बात याद रखो कि सबसे पहले किसने देखा था, माली ने देखा था, और वो दौड़ा किसके पास गया था, कलरक के पास गया था। अब ये क्रम याद रखो कि पहले वो कहाँ गया था, दूसरी बार कहाँ, फिर तीसरी बार। ये आप हो सकता है क्रम पूछ लिया जाए। ठीक है, माली ने जब देखा तो दौड़ा कलरक के पास गया था। एक तरफ भीड़ इकट्ठा हो गई, उस आदमी की चिंता किसी को नहीं थी। मतलब इतने लोग स्वार्थी, उस आदमी की चिंता किसी को नहीं थी। क्यों नहीं थी वो देखेंगे आगे। सभी उस पेड़ पे हमदर्दी जता रहे थे। वह पेड़ कितना फलदार था। उस आदमी ने जब आदमी का जिक्र किया तभी उस पर ठंडे भाव से कहा मर गया होगा। उस माली ने जब उस आदमी का जिक्र किया तब सभी ने ठंडे भाव से कहा कि मर गया होगा। तभी उस आदमी ने आवाज़ लगाई कि वो जिंदा है, उसे निकाला जाए। तो यहाँ देखेंगे एक प्रश्न यहाँ से आया था कि भाई सबसे पहले किसने देखा, आदमी, भाई पेड़ गिरा है, आदमी नीचे दबा हुआ, पेड़ गिरा हुआ है, तो सबसे पहले किसने देखा, माली ने देखा था। सबसे पहले किसने देखा था, माली ने देखा था। तो क्या उस पेड़ के उस आदमी में को कोई नहीं देख रहा है। उस पेड़ के बारे में सभी जिक्र कर रहे हैं कि कल करके कितना, मतलब कि कितना फलदार पेड़ था, कितनी जामुने लगती। तो इसमें ये कहानी शॉर्ट दी है, लिखित भाव के। मैंने इस पाठ को पढ़ा था जो आरो बागवान, उसमें कहा गया था कि मैं तो अपने बच्चों के लिए जामुन के ले जाता था, अब इतनी रसीले जामुन थी इसकी, अब कहाँ से ले जाऊँगा। तो इसमें क्या एक स्वार्थ भाव दिखाया गया। मतलब आदमी की ज़िंदगी को कोई महत्व नहीं है, बस उन्हें क्या अपने स्वार्थ से मतलब है, अपने खाने से मतलब है। ठीक है, जब आदमी का जिक्र किया गया तो कहा कि ये तो मर गया होगा। तो आदमी ने तुरंत जवाब दिया, जो दबा हुआ उसी ने देखी वो जिंदा है, उसे निकाला जाए। मतलब कि मैं जिंदा हूँ, मुझे निकाला जाए। पहले तो सब असमंजस में पड़ गए, फिर पेड़ बहुत भारी है, फिर सभी साथ मिलकर पेड़ हटाने में लग गए। मतलब पहले तो असमंजस, मतलब चिंता में हो गए कि पेड़ को कैसे हटा जाए, इतना भारी है। लेकिन फिर सबने कहा कि सभी साथ मिलकर हटाते हैं। तभी एक सुप्रिटेंडेंट बोला कि वो अंडर सेक्रेटरी से इजाज़त लाए। भाई यहाँ बाधा बनती है। यहाँ ये भी दर्शाया गया है, एक प्रश्न में मैंने पढ़ा था कि कब ऐसे, इस कहानी में कब 2 बार ऐसा होता है जिसमें क्या पेड़ को हटाने की बात की गई है। तो एक प्रश्न ये बना था कि कहानी में कब ऐसी बात हुई जिसमें पेड़ को हटाने की बात की गई। तो पहला तो यही बनती है, पहला तो यही होता है कि पेड़ को हटाने की बात हुई, और एक आगे होगी वो मैं बाद में बताऊँगी, अब इतना याद रखेंगे। तभी एक सुप्रिटेंडेंट बोला कि अंडर सेक्रेटरी से इजाज़त लेकर आते हैं। मतलब कि पेड़ को हटाने की बात होती है तब सुप्रिटेंडेंट बाधा बनता है कि अंडर सेक्रेटरी से पूछते हैं। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाता है। अब शुरुआत होती है जैसे, फिर डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास जाता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास जाता है, और चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। तो ये देखो क्रम याद रखो, पहले कहाँ गया था, अंडर सेक्रेटरी ने क्या, पहले सुप्रिटेंडेंट ने किससे इजाज़त लेने के लिए कहा था, पहले सुप्रिटेंडेंट ने कहा था अंडर सेक्रेटरी से, दूसरा हो गया। फिर दूसरा पूछ रहा है डिप्टी सेक्रेटरी से, फिर डिप्टी सेक्रेटरी पूछ रहा है ज्वाइंट सेक्रेटरी से, और ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी से, और चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर से के पास गया था। ठीक है, ये क्रम है। फिर फाइलों में चलता रहता है और आधा दिन बीत गया। मतलब इस तरह से उसके पास आधा दिन चला गया। फैसला की समस्या व्यापार विभाग की नहीं बल्कि कृषि विभाग की, क्योंकि ये पेड़ से संबंधित है। अब तक तो सारा जो था, जो सिस्टम जमा हुआ था, सारा भाई व्यापार विभाग तक ही घूम रहा था। अब व्यापार विभाग ने क्या किया कि भाई ये फलदार पेड़ था, ये कृषि वालों का काम है, यानी पेड़ को संभालना कृषि का काम है, हमारा नहीं है, बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन मैंने हाँ एक वो बोली, मुझे तो यहाँ वैसे हंसने वाली बात तो है, लेकिन है ना, इसमें ज़्यादा अगर गहराई से जो पढ़ेगा ना इस पाठ को तो बड़ा रोना आएगा, जो देखना पाएगा। फाइल बनाकर कृषि विभाग तक भेजी गई। अब क्या, व्यापार वालों ने कृषि विभाग को भेज दी, जहाँ से जवाब अगले दिन आया कि पेड़ हटाने। अब क्या, पूरा दिन बीत गया। ठीक है, अगला दिन जवाब आया,
तो देखो एक छोटी सी बात के लिए अगर सारे मिलकर उस पेड़ को हटा दे तो बेचारे की जान चली जाती, न फाइलों का चक्कर होता। पेड़ तो गिर चुका था, अब पेड़ तो ये नहीं कि अब दोबारा खड़ा कर देंगे तो पेड़ सुरक्षित बच जाएगा। आदमी भी तो भाई मान ले कि पेड़ों से हमें प्यार करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि इंसान की जान जा रही और फिर उस पेड़ में, हालांकि पेड़ क्या दोबारा उग नहीं सकता था, लेकिन आदमी बच सकता था। तो देखें, फाइल बनाकर फिर कृषि विभाग को भेज दी, व्यापार वालों ने कृषि वालों के पास भेज दी, जहाँ से जवाब अगले दिन आया, पेड़ हटाने की समस्या व्यापार विभाग की। अब उन्होंने मना कर दिया कि हमारे नहीं है काम, आपका, ये व्यापार वालों का, क्योंकि पेड़ उनके लोन में गिरा भाई, आपके लोन में पेड़ गिरा है। उसी दिन भी फाइल दोनों विभागों में घूमती रही। अब क्या 2 दिन हो गए भाई, दूसरा दिन भी चला गया, दोनों विभागों में फाइल घूमती रही। अंत में वो फाइल फिर क्या हॉर्टिकल्चर के विभाग में चली गई। यानी हॉर्टिकल्चर मतलब कि जिसमें जो बागवानी होती है ना, जैसे फ्रूट होते हैं, सब्जियां होती हैं, वो फल से जुड़ा दबे हुए आदमी की शुद्ध, भाई दबे हुए आदमी की शुद्ध किसी को नहीं, सिर्फ बेचारा माली लेता रहता है। यानी एक माली का दिखाया गया है, उसमें सिर्फ माली में थोड़ा सा दया भाव है, लेकिन भाई वो भी क्या मतलब कि ये है कि जैसे हमारे इसमें दिखाया गया, हमारे समाज में अगर कोई समाज सेवा करना भी चाहता है ना, तो वो पीछे हट जाता है। क्यों हट जाता है पीछे? क्योंकि भाई उसको क्या है, अगर हमारे जो सरकारी कार्यालय होता है और उसमें ये होता है कि भाई अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो उनकी नौकरी जा सकती है, ठीक है। तो वो नौकरी के चक्कर में भी, अपने बच्चे पालने के चक्कर में फिर वो भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहता है। उसके परिवार की खबर की बात कही गई, मतलब उसके परिवार की खबर की बात कही। जिस आदमी ने कहा वह लावारिस है, भाई देखा इसके परिवार में कौन है, तो एक आदमी ने कहा कि वो लावारिस है। जिस पर आदमी ने कहा यानी वो जो दबा हुआ था उसने कहा कि लावारिस हूँ। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर का जवाब बड़ा ही शर्मनाक था। अब क्या 3 दिन हो गए भाई, 3 दिन में बड़ा ही क्या जवाब आया ये देखेंगे। उस आदमी की परवाह न करते जवाब आया कि वह पेड़ फलदार था, जनता जामुन को बड़े चाव से खाती थी। पेड़ बचाओ वाले जमाने में पेड़ काटने की बात भी नहीं, यहाँ देखेंगे, पेड़ बचाओ वाले ज़माने में वे पेड़ काटने की बात सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ बड़ी हंसी आती है कि देख लोगों की सोच कैसी है, मतलब कि क्या कि वो उस आदमी की किसी को फिक्र नहीं कि ये कहा गया कि पेड़ बड़ा फलदार था, लोग बड़े जनता जामुन बड़े चाव से खाती थी। पेड़ बचाओ वाले ज़माने पेड़ काटने की बात करें, पेड़ को क्यों काटा जाए, ठीक है, पेड़ नहीं कटना चाहिए, आदमी भले ही मर जाए। अब लोगों ने कहना शुरू किया जब पेड़ नहीं काटा जा सकता तो आदमी को काट कर निकाला जाए, मतलब कि अब पेड़ नहीं काटा जाए तो आदमी को काट के निकाला जाए। आदमी का कोई महत्व नहीं, पेड़ का बड़ा महत्व है, और जिसमें वो गिर चुका है। आदमी के मरने की चिंता नहीं थी, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी से उसे फिर से जोड़ा जा सकता है। अब क्या कहा गया कि आदमी को प्लास्टिक सर्जरी से जुड़वाया जाएगा, पेड़ को नहीं काटा जाएगा। इसलिए मामला अब मेडिकल विभाग में, अब क्या, अब तक किस में था, व्यापार विभाग में, फिर किस में आया, कृषि विभाग में, फिर कृषि विभाग में आया हॉर्टिकल्चर विभाग में, अब तीसरा विभाग शुरू हो गया। 3 तो हो चुके, चौथा हो गया भाई, इसमें आपका मेडिकल विभाग होगा, ठीक है। दूसरे दिन फिर सबसे योग्य सर्जन अब मुआयना करने आया, बोला कि आदमी मर जाएगा। अब क्या डॉक्टर आया जो सर्जन वाला कि आदमी मर सकता है, आदमी नहीं जुड़ सकता, जिसे सर्जरी का फैसला टल गया। अब सर्जरी का फैसला टल गया। रात को खाना खिलाते से माली उसे हिम्मत बढ़ा रहा था। अब क्या, माली बेचारा जो कर सका वो कर रहा था, उसको खाना खिला रहा था, हिम्मत बढ़ा रहा था, भाई हिम्मत रखो। तब उस आदमी ने शायर में अपना दुख बताया। अब शायरी में अपना दुख बताया और अपना आदमी शायरी करने वाले थे, सुनने के शौकीन बड़े इकट्ठा हो गए। भाई क्या है, मतलब अब क्या, वो पता चला कि भाई वो शायर है तो लोग इकट्ठा हो गए, भाई शायरी सुनेंगे, मतलब उसकी सांस हटकी हुई है और उन्हें शायरी की लगी हुई है। ये मामला कल्चर डिपार्टमेंट बन गया। अब क्या, कल्चरल मतलब कि संस्कृति, जो सांस्कृतिक डिपार्टमेंट होते हैं ना, जो गाना है, डांस है, जो भी जो हमारी जो कलाएँ होती हैं उसके से संबंधित है, वहाँ से फाइल घूमती साहित्य अकादमी सेक्टर के पास। अब साहित्य अकादमी के पास पहुँच गई भी, तो वहाँ आदमी इंटरव्यू तक लेने आया भाई, एक आदमी इंटरव्यू लेने आया
और मालूम हुआ कि आदमी प्रसिद्ध ओस कवि है, अकादमी का मेंबर नहीं है, तो सेक्टर ने अगले दिन ये कह दिया कि अब वो मेंबर है, पेड़ काटने का मामला वन विभाग का है। अब क्या कहा गया, ये कहा गया कि मतलब इतना अच्छा कवि और गुमनाम की ज़िंदगी जी रहा है, भाई ये अकादमी का मेंबर क्यों नहीं है, अब इसे अकादमी का मेंबर जो मतलब कि जो काम पहले होना चाहिए वो बाद में कर रहे हैं। मतलब कि सबसे पहला काम क्या था, उसकी जान बचाना था, बाद में मेंबर वगैरह बनाना था, लेकिन ये काम पहले करें, इसको अकादमी का मेंबर बना रहे, जान की फिक्र किसी को नहीं है। कह रहे कि पेड़ को तो हम नहीं हटा सकते, लेकिन आपको अकादमी का मेंबर बना देंगे, ये तो वन विभाग का काम है। दूसरे दिन यानी घटना के 7वें दिन, मतलब 7 दिन ऐसे बीत गए भाई। जब वन विभाग के लोग आए तो मालूम पड़ा कि विदेश विभाग पेड़ ना काटने को हुक्म दिया। अब क्या है, ये पेड़ क्या है देखो अब, क्योंकि पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने ये पेड़ लगाया था, दोनों देशों के संबंध बिगड़ जाएंगे। अब क्या, वन विभाग वाले बोले कि ये पेड़ पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने लगाया था, अगर ये पेड़ काट दिया जाए तो क्या है, हमारे जो विदेशों से संबंधित पिटोनिया के साथ हमारे जो संबंध वो खराब हो जाएंगे, मतलब प्रधानमंत्री नाराज हो जाएगा, इस पेड़ को नहीं काटा जाएगा। फिर ये कहा गया शाम को फाइल प्रधानमंत्री के, ये नहीं प्रधानमंत्री की, अब गली जाए प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, शाम 5 बजे स्वयं सेक्रेटरी आकर बोला कि आदेश आ चुका है और अब ये पेड़ कट जाएगा, वो आज़ाद हो जाएगा। पर तब तक देर हो चुकी थी, वो आदमी चल बसा था। मतलब भाई उनकी फाइल समाप्त होती इससे पहले, यानी उनकी फाइलें समाप्त हो इससे पहले उस आदमी की बेचारे की फाइल बंद हो चुकी थी, यानी वो दुनिया छोड़कर जा चुका है। तो ये मतलब इतनी इस हालांकि ये थोड़ी सी अतिशयोक्ति दिखाई गई है, मतलब कहानी पर यकीन नहीं किया जाए कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन भाई ये शायद अतिशयोक्ति हो सकती है। अगर वास्तविकता से देखा जाए तो हमारे जो सरकारी कार्यालय ऐसे ही होते, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको उदाहरण दिया था कि 32 साल के बाद जो है एक छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप होता है, और 32 साल के बाद वो भी क्या आजीवन कारावास, वो जी उस आजीवन कारावास का क्या महत्व, जो अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं। तो वही बात इसमें है कि अब क्या, अब उस न्याय आने का क्या फ़ायदा है कि पेड़ हटा दिया जाए, जब उस इंसान की मृत्यु अगर वो पहले हटा दिया जाता तो वो बच सकता था, लेकिन अब क्या हटाने का कोई फ़ायदा नहीं जब वो दुनिया छोड़कर चला। तो हालांकि इसमें ये नहीं कि आदमी, हम ये नहीं कि भाई आदमी सच में दबा था या कोई ऐसी वास्तविकता से कोई लेना देना, मतलब एक प्रतीक के माध्यम से कहने का मतलब ये है कि कोई भी कार्य इतनी, मतलब हमारे जो कार्यालय की जो काम होते हैं वो इतनी देरी से होते हैं, फिर जो जिसको लाभ मिलना होता है उसके लिए उसका महत्व खत्म हो चुका होता है। प्रस्तुत कहानी जामुन का पेड़ सरकारी विभागों की लाल फीताशाही का पर्दाफाश करती है। कहानी के माध्यम से लेखक ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में फैली अक्रमणता पर भी करारा व्यंग्य किया है। हर विभाग अपनी जिम्मेदारी दूसरे विभाग पर बहाने बनाकर टालता रहता है। बिल्कुल ये बात सत्य है भी, हर विभाग क्या करता है, उसके अपने मतलब खुद काम न करके दूसरे विभाग पर टालता रहता है, भी उसका काम है उसका काम है। फाइल एक विभाग से दूसरे विभाग पर घूमती रहती है, किंतु परिणाम कुछ नहीं होता है। अब पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी प्राण रक्षा के लिए मृत्यु से जूझता, अंततः मारा जाता है। प्राय सरकारी विभाग, दफ्तर, आम व्यक्ति प्राणों तक अपनी विकृत फाइल शैली का विकार बना देते। सरकारी कार्य की निकृष्टता और नीति अमानवीयता, यानी कि उनकी मतलब उनके मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक आदमी की जान जा रही है, उन्हें अपनी फाइलों से पड़ी है। जनहित अपर्याय का दबदबा, विभाग के बीच टाल मटोल है भी, उसके पास शिक्षित मध्यम वर्ग का ढकोसला, यानी बिल्कुल अब देखा गया कि शिक्षित होकर, यानी उनकी शिक्षा का क्या फ़ायदा, सारे शिक्षित हैं जो सरकारी विभाग में कार्य करते सारे शिक्षित हैं, लेकिन क्या है उनमें मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ शिक्षा क्या है, एक ढकोसला बनकर रह गई, यानी सिर्फ दिखावा है। सर्वत्र फैला दिमागी दिवालियापन है, इन सबको दर्शाना ही कहानी का परम लक्ष्य है। ये कहानी का मतलब ये है कि अगर सही मायने में अगर शिक्षित होते हैं, वो क्या उनमें सबसे पहले मानवता का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर वो क्या सबसे पहले उसको निकालते तो वो शिक्षित होते, और जो भी फाइलें होती तो वो बाद में भी की जा सकती थी। अब देखेंगे उद्धरण यहाँ से आपको पूछे जा सकते हैं। हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित है। ये पेड़ की समस्या है, कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके
कृषि विभाग में भेज रहा हूँ, वहाँ से उतरा था, इस पेड़ को हटा। भाई ये बात हुई अर्जेंट मार्क, मतलब मैं ये लिख देता हूँ कि ये जल्दी हो जाए। ये आपने देखा होगा, कहीं आप गए होंगे, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनवाने के, रेजिडेंस वगैरह जो भी, तो उसमें यही लिखा जाता है कि मैं इसमें क्या, इसको ये हम बड़े खुश हो जाते हैं भाई हाँ इसको अर्जेंट लिख दिया ये हो जाएगा, बल्कि वास्तविकता से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। आश्चर्य, इस समय पेड़ हटाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चल रही है। हमारे देश में सरकारी अफसर मौजूद पेड़ों काटने का सुझाव देते हैं, वह भी फलदार पेड़। मतलब कि ये कह रहे हैं कि क्या आप पेड़ काटने की बात कर रहे हो, लोग क्या है, हमारी सरकार क्या पेड़ बचाने की मुहिम चला रही है, तो इतना फलदार पेड़ नहीं काटा जा सकता, ये भी आप याद रखेंगे। आप जानते हैं कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच से काट कर निकाल दिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान पर आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। मतलब ये कहा गया कि इस हमारे ये जो विज्ञान है, हमारा जो मेडिकल विज्ञान इतनी उन्नति कर चुका है कि इस आदमी को फिर से काट कर जोड़ा जा सकता है, लेकिन पेड़ नहीं कटना चाहिए। ये तो माना कि देखो मैंने कहा था ना, या लिखा गया ये आएगा, ये तो माना था कि तगा फूल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये किसने कहा था? ओस कवि, जो कि दबे हुए थे, जब दबे हुए आदमी ने कहा था। और ये मिर्जा गालिब का शेर था जो उसने माली को सुनाया था। क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी प्रकाशित हुआ है? ये बातें कौन कर रहा है? ये जो अकादमी के जो मेंबर आए हैं वो कर रहे हैं। हमारा विवाद सिर्फ कल्चर से संबंधित है, पेड़ काटने का हमारा कलम दवात से नहीं, हारी कुलाड़ी से संबंधित, इसलिए हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है, अर्जेंट लिखा है। यानी कि कल्चर वाले कह रहे हैं, यानी कि जो अकादमी वाले कह रहे हैं कि हमारा पेड़ काटने का काम नहीं है, हमारा काम क्या कलम दवात का है। आरी कुलाड़ी से संबंधित, मैं हमारा आरी कुलाड़ी से संबंधित नहीं, ये फॉरेस्ट विभाग करेगा, हम तो किसका इसकी जान भले चलाए थे, लेकिन इसको अकादमी का मेंबर बना देंगे। मालूम हुआ कि विदेश विभाग में हुक्म आया इस पेड़ को न काटा जाए। कारण ये था कि 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लोन में लगाया था। अगर ये पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार ने हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। यानी कि ये पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने लगाया था, अगर इस पेड़ को काट लिया जाएगा तो पिटोनिया के साथ हमारे जो विदेशी संबंध है वो खराब हो जाएंगे। ये उद्धरण है, ये नहीं कथन याद रखेंगे। पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है, क्या हम इनकी मित्रता खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान नहीं कर सकते? इसमें कहा गया कि पिटोनिया सरकार हमारे कितनी सहायता करती है, क्या हम उनके लिए उनके साथ संबंध खराब कर देंगे? हम एक आदमी का बलिदान नहीं दे सकते क्या उनके लिए? मतलब आदमी से ज़्यादा हमारा क्या है, सरकार है। भाई प्रधानमंत्री इस पेड़ को काटने का हम दे दिया है, ये घटना हमारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले लिए। ये कल ये पेड़ काट दिया जाएगा, तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है। तो ये क्या है भाई, इसको शायद माली सुना रहा था कि आगे फाइल भी आ गया हुक्म पेड़ काटने का, कल ये पेड़ काट लिया जाएगा और तुम्हारी फाइल पूरी हो चुकी है। और वो सुन भी नहीं रहा था क्योंकि उसकी फाइल बंद हो चुकी थी, आदमी क्या है मर चुका था। मगर कवि का हाथ ठंडा था, आंखें पुतले निर्जीव और चींटियां एक लंबी पात मतलब पंक्ति में मुंह में जा रही थी। उसकी जीवन की फाइल समाप्त हो चुकी थी। तो ये हमने पढ़ा। 1 मिनट के लिए आप सुनिए, जाना नहीं है, 1 मिनट। हाँ भाई, ये जो दिया गया है ये हमारी जो है मूल पुस्तक है, इसको आप छोड़ सकते हो क्योंकि ये दोबारा से शुरू मूल पुस्तक है। यहाँ तक मैंने पढ़ा है, यहाँ तक आप लिख लेंगे, याद रखेंगे। ये अपनी क्या जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं, या हो सकता है आपको इसमें बेहतर और आ जाए, लेकिन ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, इससे आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, ये मूल पुस्तक है, इसे क्योंकि इतना लंबा लिखा नहीं जाएगा, इतने तक लिख दोगे तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो अभी मैं बता देती हूँ, अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, या टीजी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की तमाम जानकारी मिलेंगी। अगर आप टीजीटी पीजीटी का बैच लेना चाहते हैं तो 999 का मिलेगा। ठीक है, अगर आप नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर का लिखित वाला पेपर भी यानी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए लेना चाहते हैं तो 1499 का मात्र, और यानी लिखित भी ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी। अगर आप संपूर्ण लेना चाहते हैं तो 2000 रुपये में मिल जाएगा, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की कर रहे हो, या नेट की या असिस्टेंट प्रोफेसर ने चारों परीक्षाओं की कहीं से भी आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर निर्भर है।
और ये बात है कि ईमारस एनवीएस की मैं पूरी गारंटी के साथ कहती हूँ कि 1% इससे बाहर नहीं जाएगा। अब हरियाणा में आप इसके अलावा एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी, केवीएस में भी एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी और ये भी चलता रहेगा। बात करती हूँ नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की। भाई देखो, नेट में भी 1% बाहर नहीं जाएगा। अब असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा की बात करूँ तो उसमें आपका लिखित पेपर होता है, पर्सन उसमें भी बाहर से नहीं आएगा, लेकिन आप कितना याद कर पाते हो ये आप पर निर्भर करता है, आप कितना लिख पाते हो। तो नोट्स मंगवाना है तो मंगवा लेना, ये नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। कॉल इस पर नहीं मिल पाएगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।